फायर ब्रांड हिंदू नेता वाली छवि बनती जा रही है। विधायक हम बाद में है, पहले हम सनातनी हैं। आपने नवरात्र में मीट बैन की एक मुहिम चला रखी है, तो आपको क्या लगता है कि आपके डर की वजह से मिल रहा है? अगर मेरा डर होता, अगर द्वेष की भावना मेरे अंदर होती तो मंदिर के आसपास की सारी दुकानें में सील करा देता। जब प्रचार के लिए मोदी जी आते हैं तो वो भी इनको सशत नमन करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे राजनीति के भगवान है और जब भगवान के दर्शन होते हैं तो भक्त बहुत भावुक हो जाता है और भक्त एकदम भयभीत हो जाता कि क्या दिख गया। वो इतिहास गवाह है, आज तक इतना अपमान किसी सरकार ने नहीं करा। आप कब डुबकी लगवाएंगे? अब और बहुत जल्द है, आपको यमुना में डुबकी हम लगवाएंगे बहुत जल्द। 1+1 ले डूबा। एक बोतल के साथ एक बोतल का जो नाच दिल्ली में चला, शीश महल कब से टिकट लगा के आम लोगों के लिए खोलेंगे आप? मकान को म्यूजियम के तौर पर या गेस्ट हाउस के तौर पर बनाया जाए। मंत्रिमंडल में होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप? थोड़ी देर के लिए कमल भाजपा को हटा देंगे तो रवि नेगी को पहचानेगा भी नहीं दिल्ली में। अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा संभल बाकी है। दिल्ली में कहीं ऐसी कुछ खुदाई का प्लान तो नहीं? हर कोई देख रहा है कि थूक जिहाद, पेशाब जिहाद। हम किसी को ना गाली दे रहे, ना किसी को हम कुछ कह रहे। हम तो कह रहे भाई नाम चेंज कर, अपना असली नाम लिख। तो होली मुबारक के पोस्टर्स लगे हुए हैं, ईद मुबारक के पोस्टर भी लगवाए थे क्या आपने? मेरी आस्था मेरी ईद से नहीं है, ईद से आस्था उन लोगों की होगी जो ईद को मानते हैं, पर मैं तो अपने धर्म दिवाली को मानता हूँ। मैंने मंच से कहा था, खुले मंच से कहा था कि वो ये वोट ही नहीं चाहिए भाई, मुझे सनातनी जिता देंगे। और सनातनी ये गलत बात है। मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं, आप फिर वो अलग बात है। आप अपने मोहल्ले में बंटवाएंगे नहीं सौगातें मोदी? देखो, सब कुछ देने के बाद भी जब वोट नहीं मिलता तो एक मन में पीड़ा होती है हम जैसे नेताओं के। उनके मन में एक डर है कि अगर वक्फ बिल आया तो हमारी मस्जिदें, हमारी ईदगाहें तोड़ दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी। जो देश में गलत हुआ हिंदुओं के साथ वो वापस होगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ, बिहार में गिरिराज सिंह और असम में हेमंत बिस्व शर्मा। अब दिल्ली में एक फायर ब्रांड हिंदू नेता की छवि बना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी जी। सर, आपकी छवि पहली बार विधायक बने और एकदम फायर ब्रांड हिंदू नेता वाली छवि बनती जा रही है। बिल्कुल सनातनी है और हिंदुत्व के लिए हमें काम करना चाहिए। विधायक हम बाद में है, पहले हम सनातनी हैं। तो मुझे लगता है कि अपने सनातनियों की रक्षा करना और अपने धर्म के लिए काम करना ये एक पुण्य का काम है, वो मैं कर रहा हूँ। हमारे साथ पशुपति सर हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं हमारे, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूं कि अभी आपने नवरात्र में मीट बैन की एक मुहिम चला रखी है। उस मीट बैन की मुहिम में आपको मुस्लिम भाइयों का समर्थन मिल रहा है? आपका मैंने वीडियो देखा, लगातार आप जा रहे हैं। वो समर्थन आपको क्या लगता है कि आपके डर की वजह से मिल रहा है या वो एक प्रेम की वजह से मिल रहा है? ये डर नहीं है, निवेदन है। ये मंदिरों के आसपास जितनी मांस की दुकानें हैं वो नवरात्रि के महीने में बंद रहे, इसलिए हमने निवेदन किया। क्योंकि मैं 2 साल निगम पार्षद रहा, अगर मेरा डर होता, अगर द्वेष की भावना मेरे अंदर होती तो मंदिर के आसपास की सारी दुकानें में सील करा देता निगम पार्षद रहते हुए, क्योंकि एमसीडी के अंदर इस दुकानें आती हैं। पर मेरे मन में द्वेष की भावना नहीं है, ना मैं किसी की रोजी रोटी छीन सकता हूँ। मैं रोजी रोटी जब दे नहीं सकता तो छीनने का अधिकार मेरा नहीं है। बस मैंने निवेदन किया कि मांस की दुकानें मंदिरों के आसपास आप बंद करिए, आप व्यापार करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर आप बंद करिए। तो उन्होंने बिल्कुल कहना माना और आज विनोद नगर में, पूरे पटपड़गंज में सारी मांस की दुकानें लगभग बंद है मंदिरों के आसपास। नहीं, ये जो अगर आपकी ये मुहिम इतनी अच्छी है तो बाकी बीजेपी विधायक क्यों नहीं इसको अडॉप्ट कर रहे हैं? पूरे दिल्ली में क्यों नहीं? रेखा जी ने अपील कर दी होती। ये अभी क्या है, अभी नई सरकार बनी है, कई चीज़ें बदलनी होती है ऐसा आदेश करने के लिए, क्योंकि संवैधानिक, रेखा जी बहुत बड़े संवैधानिक पद में बैठी है, सीएम है, तो कोई भी चीज़ का आदेश करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अभी सरकार बनी है। हो सकता है आने वाले समय में हो आदेश, और भी नवरात्रि आएंगे। पर अभी अपने स्तर में जहाँ जहाँ विधायक हैं, तो मुझे लगता है सब ने ये मुहिम तो चलाई है कि मंदिर के आसपास दुकान ना खुले। और मैं तो 2 साल से लगातार इस मुहिम को चला रहा हूँ, चाहे वो नाम बदलने का काम हो, जो गलत नामों से दुकान चल रही है, चाहे वो मांस की दुकान बंद कराना हो। ये काम मेरा चल रहा 2 साल से। 2 साल से जो काम चल रहा है, आपको मैं बता दूं कि रविंद्र सिंह नेगी जी वो विधायक हैं, जब प्रचार के लिए मोदी जी आते हैं तो वो भी इनको सशत नमन करते हैं। वो एक बात बताइए कि वो नेगी जी के इन युवा तेवरों को नमन करते हैं या इसकी वजह कुछ और है? देखो, प्रधानमंत्री जी हमारे राजनीति के भगवान है और जब भगवान के दर्शन होते हैं तो भक्त बहुत भावुक हो जाता है और भक्त एकदम भयभीत हो जाता कि क्या दिख गया। तो वो मेरे सामने वो पल था
इसमें मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था और स्तब्ध हो गया था कि एक देश का प्रधानमंत्री जब सामने खड़ा है तो आदमी क्या करे। तो मुझे लगता है कि मुझे आशीर्वाद मिला और आज जो हमारी दिल्ली में जीत हुई है, ये दिल्ली में जीत सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से जीत हुई है। नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो चुनाव लड़ा, जो उन्होंने दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया कि आपदा सरकार हटाएं, तो उससे ये जीत हुई है। और आज 48 विधायक सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जीत के आए। नहीं, जीत तो जो मोदी जी ने एक भूमि तैयार की, लेकिन आप जैसे कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता, जिन्होंने 2020 में मनीष सिसोदिया से फाइट की लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर उसके बाद तैयारी की, सिसोदिया भाग गए, आप वहीं डटे रहे। अवध ओझा आए, यूपीएससी की क्लास लेते थे, आपने सनातन की ऐसी क्लास ली कि उनको क्लास छोड़ के भागना पड़ा। बिल्कुल भाई, वो शिक्षाविद थे, बीज थे और बहुत बड़े व्यक्ति थे जिसको यूट्यूबर कहा जाता था और बहुत ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो लोग बताते थे कि कम से कम 30-40 हज़ार से अवध ओझा जीतेंगे, लोगों को मानना था। और क्योंकि सिसोदिया भाग गए थे डर के मारे। 5 साल में जो हमने लगातार क्षेत्र में रहे और जो 5 साल पहले 2020 में जो हारते हारते बचे और मैं जीतते जीतते बचा, उसकी गूंज थी बहुत बड़ी। तो मुझे लग रहा उसका डर था, खौफ था सिसोदिया जी को, एंड मौके पे सीट छोड़नी पड़ी और एक ऐसे व्यक्ति को लिया है जो सेलिब्रिटी था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, जो कहता था मैंने शिक्षा में क्रांति लाए। पर शिक्षा में क्रांति कुछ नहीं लाए थे ये लोग, ये शिक्षा की दलाली करते थे, मतलब शिक्षा को बेचते थे। अवध ओझा बेची इन्होंने कोई एक सिंगल व्यक्ति ये बता दें किसी बच्चे को, इन्होंने किसी गरीब बच्चे को आईएएस बनाया हो, उसकी फीस माफ़ कर दी हो। 8-8, 10-10 लाख रुपए फीस लेना गरीब, और उसके बाद शिक्षा का व्यापार करना, ये करते थे। जनता ने इनको बिल्कुल नकारा और बहुत कोशिश करी इन्होंने जनता को गुमराह करने की, कभी जातिवाद से जोड़ा, कभी इससे जोड़ा, पर जनता का स्पष्ट मन था कि इस बार रवि नेगी भाजपा को जिताए। रवि नेगी भाजपा को जिताएं। ये हम जब आ रहे थे भास्कर जी, तो भास्कर जी का सवाल था कि कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो नेगी जी से जरूर जानेंगे कि यमुना से लेकर क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, मतलब मेरे मन में ये सवाल था कि केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि मैं इतनी राजनीति समझता हूँ कि यमुना के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा, और वो वोट मिल गया बीजेपी को, तभी 48 सीट जीते हैं। अब सफाई अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है, पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, ये तो देखो 12 सालों से सरकार आम आदमी पार्टी की थी। जितना अपमान हिंदू त्योहारों को हुआ और जितना अपमान पूर्वांचल के लोगों का हुआ, वो इतिहास गवाह है, आज तक इतना अपमान किसी सरकार ने नहीं करा। हर साल छठ पूजा का आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है। जो शीला दीक्षित के टाइम पे जो छठ घाट के किनारे इतने अच्छे इंतजाम होते थे, यमुना साफ रहती थी, पर ऐसी यमुना नहीं थी, फिर भी ठीक थी पहले से। पर जब से ये सरकार आई, गंदे नाले में तब्दील करी, बस आरोप बीजेपी पे लगाया, 8,000 करोड़ रुपए डकार गए और पूर्वांचल के लोगों का त्यौहार को, आस्था के पर्व को हमेशा नहीं होने दिया। और जब यमुना की सफाई की बात आई तो साफ कह दिया कि यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते। मतलब कहीं ना कहीं हिंदू लोगों की आस्था में ठेस पहुँचाई। और हर बार ये बोला, जब 15 का चुनाव आया, 20 में यमुना जी को साफ करूँगा, सबको डुबकी लगवाऊँगा। 20 का चुनाव आया, बोला 25 में सबको डुबकी लगवाऊंगा। और जब 25 का चुनाव आया, जब लोगों ने पूछा तो एक ही जवाब था कि यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते। जो माँ यमुना का अपमान करा जिसने, ऐसे व्यक्ति कैसे जीतता चुनाव? एक चीज़ बस, आप कब डुबकी लगवाएंगे? आप देखिए ना, जिस दिन हम जीत कर आए, सबसे पहले यमुना माँ की आरती शुरू हुई। उसके बाद देखो आप लगातार काम चल रहा है। अभी हमारे बजट में भी करीबन 500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए दिल्ली से हमने दिया, दिल्ली सरकार ने। बाकी केंद्र से जो आएगा। पर आप देखिए, आज से पहले दिल्ली सरकार ने यमुना के साफ के लिए पैसे नहीं दिए। अभी 500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए अलग से रखा हुआ है। और मुझे लग रहा है युद्ध स्तर में काम हो रहा है और बहुत जल्द आपको यमुना में डुबकी हम लगवाएंगे, बहुत जल्द यमुना में डुबकी लगेगी। और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जिस पर सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ या एजेंडा हुआ, या आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने शिक्षा बदल दी, हमने हेल्थ सेंटर्स बदल दिए, हमने आपको फ्री बिजली कर दी, फ्री पानी कर दिया, क्या ये सब चीज़ें आपके राज्य में कैसे आगे बढ़ेंगी? देखो, हमारे राज्य में जितनी सरकार की जन कल्याणकारी योजना थी पिछली सरकार की, मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को बिल्कुल लागू रखा जाएगा। और कैसे बेहतर बनाया जाए, उससे जनता को और कैसे लाभ मिले, उसमें काम चल रहा है। सारी योजनाएं ऐसे के ऐसी रहेंगी, उसमें और कैसे उसको अच्छा करा जाए, कैसे और उसको बढ़िया बनाया जाए जो जनता के हित में
वो योजनाएं लागू हों, उसके लिए काम चल रहा है। तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, 1+1 ले डूबा। महिलाओं को 2500 का वादा आपने कर दिया है, महिलाओं ने ही डुबाया। 1+1 शराब पिलाई केजरीवाल जी ने, ख़त्म हो गए, सियासी करियर उनका एकदम हाशिए पे चला गया, और महिलाओं ने बीजेपी को एक तरफा वोट किया। आपने 2500 का वादा कर दिया है, बजट में एलोकेशन भी कर दिया है, कब तक लागू होने की संभावना है? देखो, जो सरकार शिक्षा की बात करती थी, जो शिक्षा मंत्री था जिसने किताब देने की बात करी थी बच्चों के हाथ में, पर उस व्यक्ति ने एक हाथ में किताब पकड़ाई, दूसरे हाथ में शराब की बोतल पकड़ा दी। आप सोचिए, देश के इतिहास में पहली बार हुआ जो शिक्षा मंत्री था वही शराब मंत्री निकला। और जो महिलाओं का सुहाग उजड़ा, गरीबों का घरों का चिराग उजड़ा, एक बोतल के साथ एक बोतल का जो नाच दिल्ली में चला, कहीं ना कहीं उन बहनों का गुस्सा था, और वो गुस्सा इतना बड़ा फूटा कि सरकार गंवानी पड़ी आम आदमी पार्टी का। और जो हमने 2500 रुपये का जो वादा मोदी जी ने किया, आप देखेंगे जैसे हमने वादा किया मोदी जी ने, हमने 8 मार्च को उस योजना को हमने लागू करा। बजट में 5100 करोड़ रुपए उस योजना में दिए। अब आप सोचिए, कोई योजनाएं अगर लागू होती है तो उसमें उसको परमानेंट लागू करने के लिए, मतलब वो सालों साल चले, ऐसे नहीं केजरीवाल की तरह कोई योजना लागू करी 6 महीने बाद बंद कर दी। कभी डोर स्टेप आया था ना एक बाइक में, डोर स्टेप, वो आपके घर में सब सामान मिलेगा, डोर स्टेप आपके घर से, वो हमेशा आरोप लगाते रहे कि एलजी साहब ने बंद करवा दी। तो वो योजनाएं जैसी लागू करी और वो योजनाएं वैसी बंद हुई। हम नहीं चाहते कि कोई योजनाएं लागू हो वो बंद हो, इसलिए इस योजनाओं को बहुत अच्छी तरीके से लाया जाएगा। लॉन्च हो गई है, कैबिनेट ने पास भी कर दी है, फंड भी अलॉट हो गया है, बस कोई प्रक्रिया को चालू करने में टाइम लगता है। मुझे लगता है महीने 1.5 महीने में ये चीज़ें सब ऑनलाइन पोर्टल में आ जाएंगी। आप आसानी से पोर्टल खोलेंगे, जैसे आप व्हाट्सअप खोलते हैं ऐसे आप खोलेंगे, उस जैसे जैसे बोलते जाएगा उसको सबमिट करेंगे और पेंशन लागू हो जाएगी 2500। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बीजेपी जब आती है सरकार में तो योजनाएं तो बनाती है, लेकिन भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ये जो शीश महल है, शीश महल कब से टिकट लगा के आम लोगों के लिए खोलेंगे आप? शीश महल को टूरिज्म के लिए बना दिया जाएगा। उस पर हो सकता है म्यूजियम बन जाए, हो सकता है स्टेट गेस्ट हाउस बन जाए, दिल्ली का अतिथि गृह, राज्य गृह, वो बन जाए। उसमें चल रहा है, क्योंकि वो हमारी सरकार, भाजपा की सरकार जब आई है, हमारी मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि मैं उस घर में नहीं रहूँगी जिस घर में दिल्ली की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा चोरी करके जिस घर में लगाया गया, उसमें हम नहीं रहेंगे। तो साधारण मकान में वो रह रही है और उस मकान को म्यूजियम के तौर पर या गेस्ट हाउस के तौर पर बनाया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि रेखा जी भी निगम पार्षद रहीं और वहाँ की पॉलिटिक्स की जनता से एक जुड़ाव है। आप भी पटपड़गंज की गलियों से वाकिफ़ हैं। एक पिछले कुछ समय मैंने देखा कि एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें लेकर आपके पास लोग आ रहे हैं। ये जो जनता से कनेक्ट है वो आपको कैसे नई दिल्ली बनाने में मजबूती लाएगा, कैसे आपको मदद कर रहा है ये? देखो, मैं 5 साल पहले जब चुनाव हारा 2020 में, तो हारने के बाद व्यक्ति घर बैठ जाता है और वेट करता है अगले चुनाव का, क्योंकि जो जीता हुआ होता है वो हिम्मत नहीं करता हारा हुआ व्यक्ति को जीते हुए के सामने घूमे, क्योंकि जीता हुआ व्यक्ति आखिर जीता होता है, जो जीता वही सिकंदर है ना, कहावत। तो मैं हारा और हारने के बाद तुरंत कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल जैसे ही आया तो मैं सड़कों में था, दिल्ली की सड़कों में। मैं झुग्गियों में राशन बांट रहा था, मैं क्या नाम है झुग्गियों में खाना बांट रहा था, लोगों की चिंता कर रहा था। आज ये मेरा ये छोटा भाई है सामने, क्या नाम है इसका, राजू। ये राजू बताएगा कि नेहरू कैंप में मैंने 90 दिन रसोई चलाई। जब झुग्गी वालों पे भोजन नहीं था खाने के लिए, मैं 90 दिन रसोई चला रहा था। तो वो प्यार, वो आशीर्वाद कहाँ जाएगा, वो मिलेगा ना हमको। तो जब मैं चुनाव में जा रहा था तो हर किसी व्यक्ति को लग रहा था यार ये तो इसने मेरा तो एजुकेशन कराया, इसने तो कोरोना काल में मुझे राशन दिया। जब मनीष सिसोदिया घर के अंदर पैक था, गायब था, तब हम लोगों को राशन दे रहे थे, मुहैया करा रहे थे, लोगों के घरों में जा रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो उसका प्यार मिला मुझे। गलियों में घूम घूम के एज ए लीडर नहीं, एज ए बेटे की भूमिका निभाई मैंने, और उसी का मुझे प्यार मिला। नहीं, बेटे के लिए बड़ी भूमिका चाहते हैं पटपड़गंज के लोग। कई लोगों को लगता है कि मेरा इतना आक्रामक लीडर है, मंत्रिमंडल में होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, वो तो देखो, वो तो हमारा सौभाग्य, हम विधायक बन गए, ये भाजपा की वजह से विधायक बने। अगर थोड़ी देर के लिए कमल भाजपा को हटा देंगे तो रवि नेगी को पहचानेगा भी नहीं दिल्ली में। ये तो संगठन की देन है जो हम चुनाव जीत के आए, क्योंकि और संगठन आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है।
क्योंकि आज जहाँ पहुँचे संगठन की ताकत से पहुँचे हैं। हो सकता है अभी ये कुछ नहीं है, हो सकता है भविष्य में संगठन ने कोई चीज़ तय कर रखी हो, उस टाइम आदमी को लगता है कि मेरे को ये नहीं मिला, पर वो आगे जाके कुछ ना कुछ संगठन देता है और संगठन हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। भास्कर जी के मन में एक सवाल था, औरंगजेब की कब्र और उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे आप चर्चा कर रहे थे। वही मैं वापस आऊँगा वो हिंदू फायर ब्रांड हिंदू नेता वाली छवि पर। आजकल देश में औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही है, कहीं मंदिर खोदे जा रहे हैं, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा संभल बाकी है। दिल्ली में कहीं ऐसी कुछ खुदाई का प्लान तो नहीं? नहीं, दिल्ली में सनातनी सरकार आ गई है। दिल्ली में भी आप देखो, आप जब से सरकारें आई हैं, नवरात्रों में देखो आप पहल हो चुकी है, सारी मांस की दुकानें बंद हो रही है। आप देखिए जितने भी जो नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर जो व्यापार कर रहे थे हमारी गलियों में, हमारे मोहल्ले में, वो नाम चेंज होने चालू हो गए। वो तो आपका मतलब वो वायरल हो गया है वीडियो, मैं देखता हूँ जहाँ भी देखिए वो वीडियो ज़रूर दिखता है। तो क्या केजरीवाल जी ने प्रचार किया पैसा खर्च करके? आप बिना पैसे के प्रचार पा जा रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं ना। जो जनता जब नवरात्रों में किसी गढ़वाल पनीर लिखा हुआ होता है, गढ़वाल पनीर के यहाँ से पनीर खरीदते हैं, जब वो पेमेंट करते हैं तो असद अली लिखा हुआ आता है, तो कहीं ना कहीं बर्तों में उसके आस्था को ठेस पहुँचता है। उसका अधिकार है, महिला का अधिकार है कि कम से कम कौन से धर्म का व्यक्ति पनीर बेच रहा है उसको पता होना चाहिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोई देख रहा है कि थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, लोनी की घटना देखी कि आपने कैसे पेशाब मिलाता था, तो लोग डरे हैं, लोग सहमे हुए हैं। लोग चाहते हैं दुकान से जो चीज़ खरीदे उसको धर्म पता हो, तो वही मुहिम हम चला रहे हैं। हम किसी को ना गाली दे रहे हैं, ना किसी को हम कुछ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई नाम चेंज कर, अपना असली नाम लिख। ये वक्फ कानून पे भी बात करनी है। सर पूछा जा रहे हैं। नहीं आप पूछिए। ये क्या एक चीज़ और मैंने देखी है, मैं जब आ रहा था तो होली मुबारक के पोस्टर्स लगे हुए हैं, रविंदर नेगी पटपड़गंज के पूरे हैं। ईद मुबारक के पोस्टर भी लगवाए थे क्या आपने? भाई मेरी आस्था मेरे धर्म से है, मेरे को नाटक करना नहीं आता, क्योंकि मेरी आस्था मेरे धर्म से है, हिंदू धर्म से, सनातन से है। मैं सम्मान सब धर्म का करता हूँ, पर मेरी आस्था मेरे धर्म से है, होली से है। मेरी आस्था मेरे दिवाली से है। मेरी आस्था मेरी ईद से नहीं है। ईद से आस्था उन लोगों की होगी जो ईद को मानते हैं, पर मैं तो अपने धर्म दिवाली को मानता हूँ। आपके यहाँ सेवई आई कि नहीं ईद की? नहीं, मेरी बात नहीं आती, क्योंकि मेरे बात आती नहीं है। बड़ी बेबाकी से अपनी बात करते हैं आप, रखते हैं। क्या है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते कुछ छवि मेकिंग, इमेज मेकिंग या इमेज बिल्डिंग वाला प्रोसेस तो नहीं है ये? नहीं, मैं तो शुरू से ऐसे ही बोलता हूँ जी, बेबाकी से बोलता हूँ। क्योंकि मेरा तो वीडियो आपने देखा ही नहीं होगा चुनाव में। मैंने तो चुनाव में क्लियर कर दिया था, मुझे वोट नहीं चाहिए इनका, मेरे सनातनी जिता देंगे। मैंने मंच से कहा था, खुले मंच से कहा था कि वो ये वोट ही नहीं चाहिए भाई, मुझे सनातनी जिता देंगे। और सनातनी ये गलत बात है। मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं, आप फिर वो अलग बात है। आप अपने मोहल्ले में बंटवाएंगे नहीं सौगातें? मोदी देखो, सौगातें मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने फिर कहा, जो योजनाएं आती हैं देश में वो हिंदू भी यूज करता है, मुस्लिम भी यूज करता है। जब स्वच्छ भारत के तहत शौचालय बनते हैं तो दोनों के घर बनते हैं। जब आवास योजना के तहत दोनों को मकान मिलते हैं। पर कहीं ना कहीं वो सब कुछ देने के बाद भी जब वोट नहीं मिलता तो एक मन में पीड़ा होती है। हम जैसे नेताओं के, हम अभी नेता की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें पीड़ा होती है कि इतना कुछ हमारी सरकार सोच रही है। उसके बाद जब बूथ खोलते हैं मुस्लिम बूथ, तो हमें वहाँ 1 वोट 2 वोट ही नहीं मिलता। तो ये थोड़ी पीड़ा जहन में होती है, जहन में होती है। वक्फ बिल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है वक्फ बिल, और वक्फ बिल तो आना चाहिए। जो लॉलीपॉप पिछली सरकारों ने 70 सालों में इनको जो दी है, मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी हैं, वो रेवड़ियों को छीनने का समय आ चुका है। और रेवड़ी छीननी चाहिए, क्योंकि इसलिए छीननी चाहिए, 70 सालों में जो देश की 75% ज़मीन इनको दान दे दी गई और लॉ और संविधान को बदल के दे दी। आप सोचिए, ये जितने मुस्लिम हैं ये चिल्ला रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप इनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, उस ज़मीन को बेचकर किस मुस्लिम बच्चे का इन्होंने विकास किया? इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी? क्या काम आई वो ज़मीन? आज भी अशिक्षा में जी रहे हैं, आज भी गरीबी में जी रहे हैं। क्या उस ज़मीन को बेचकर उनका शिक्षा का स्तर नहीं सुधार सकते थे? उनको पढ़ा नहीं सकते थे? आपके सवाल जायज़ हैं, लेकिन एक सवाल मन में आता है, जैसे आप बेबाकी से बात करते हैं, नहीं चाहिए मुझे वोट उनके, मुझे तो सनातनी भाई जिता देंगे। तो उनके मन में एक डर है कि अगर वक्फ बिल आया तो हमारी मस्जिदें, हमारी ईदगाहें तोड़ दी जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी। नहीं, जो देखो, जो गलत मैंने फिर कहा, जो देश में गलत हुआ हिंदुओं के साथ वो वापस होगा। वो सब दिख रहा है आपको। राम मंदिर गलत हुआ,
राम मंदिर वापस आया। आपने देखा संभल में गलत हुआ तो संभल में देख लिया आपने। जो हमारे साथ मुगलों ने, इनके आकांताओं ने, इनके जो औरंगजेब ने, जो लोगों ने, जो क्रूर शासक थे जिन्होंने देश में मंदिर तोड़े लाइन से, आज अगर सनातनियों की सरकार है तो हमारा समय आ चुका है। उन मंदिरों, उन जगहों का नाम चेंज करो, उन मंदिरों को वापस लाओ, वही हम काम कर रहे हैं। एक संघ मना कर रहा है इस पे। हाँ, संघ ने अभी इस पे कहा कि औरंगजेब की कब्र को रहने देना चाहिए ताकि वो याद रहे कि हमने उनको हराया था, शिकस्त दी थी। अब कई शहरों में नाम बदले जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक पूरी लिस्ट आ गई, नाम बदल दिए गए। आप दिल्ली में भी बहुत सारी सड़कें हैं, आंदोलन चल रहे हैं, आप क्या उनको लीड करेंगे? मैं तो, मेरे यहाँ पटपड़गंज क्षेत्र है, वहाँ एक पीर वाली गली है, मैं तो उसका नाम चेंज करने वाला हूँ जल्दी। क्या करेंगे उसका नाम करें। वहाँ के जाटव समाज के लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा अम्बेडकर गली रख दो नाम इसका, हम अम्बेडकर गली कर देंगे। जो वो सुझाव देंगे वहाँ के लोग, तो वो चेंज कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसका प्रस्ताव मैं लाऊंगा, इसका लेटर मैं मुख्यमंत्री को लिखूंगा और पीर वाली गली का नाम हटाएंगे। एक पीर वाली गली, कितनी पीर वाली गली है इस तरह की जैसे जो आपके टारगेट में है? जैसे जैसे मांग आएगी लोगों की तो वैसे वैसे करेंगे। तो दोनों तरफ से राय लेंगे या सिर्फ एक तरफ की राय से चलेगा मामला? जो नाम हमारे चेंज करके जबरदस्ती दूसरे नाम रखे गए उनको दोबारा वापस करेंगे। अच्छा, तो ये रविंदर नेगी साफ साफ बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं, और सब कुछ एकदम साफ साफ, ब्लैक एंड वाइट। आखिरी बात आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि दिल्ली के विकास में सबको साथ रखेंगे या वहां भी कुछ कुछ अलग होगा? नहीं, आप देखिए 1 लाख करोड़ बजट जो दिल्ली का आया, दिल्ली का ऐतिहासिक बजट है। इस बजट से दिल्ली का विकास होगा। पहली बार ऐसा बजट आया जो हर गरीब कल्याण का, हर व्यक्ति का उसमें ध्यान रखा गया। और मुझे लग रहा है दिल्ली 1 साल के अंदर आपको बदली दिल्ली लगेगी और दिल्ली में काम हो चुका है और दिल्ली में बहुत विकास होना है और सबको उस पर दिया जाएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का विधायक हो, चाहे वो कोई सी पार्टी का विधायक हो, सबका ध्यान रखा है। सबको भरपूर पैसा दिया जाएगा दिल्ली के विकास के लिए। दिल्ली के विकास के लिए सबको भरपूर पैसा दिया जाएगा। ये बात आप भी कह रहे हैं, आपकी लीडरशिप भी कह रही है कि विकास हम अलग अलग क्षेत्र में बांट कर नहीं कर सकते, उसमें जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सीवर लाइन बनेगी तो ये क्षेत्र की सीवर लाइन और अगले क्षेत्र की सीवर लाइन, वो आप विभाजित नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि रविंद्र सिंह नेगी बहुत बेबाकी से ये कहते हैं कि हमको सिर्फ एक तरफ का वोट भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो ये नवरात्र में इनसे खास बातचीत हुई। आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइए कि अब दिल्ली के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए और रविंद्र सिंह नेगी जैसे जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनके लिए अगली भूमिका क्या होनी चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।